तो उसको बोलेंगे पिंडलिका। नेक्स्ट आती है हमारी विनामिका, जो मध्य में से कैसी हो, निम्न हो, ठीक है, बीच में से तो निम्न है, बाकी जो पेरिफेरी है वो उठी हुई है, तो विनामिका वो कहलाते हैं। देखिए दंत उद्भेद जो है वो अलग अलग मंथ में जब अगर उत्पन्न होंगे, इरप्ट होंगे, तो अलग अलग क्वालिटीज या फिर डिमेरिट्स बताए हुए हैं, वेदनाएं बताई हुई हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे 4th मंथ की। इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी 16 वर्ष वाले पे कि 16 वर्ष में जो देय निरोवस्ती की मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी आपसे पूछें अगर कि 17 ईयर्स में कितनी मात्रा होगी, तो आंसर क्या होगा, 22 पल होगी, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आइवरेस पेरेंट्स। तो अभी तक हमने गोविंद पारिक के पेज 11 तक देख लिया है। सो मूविंग अहेड, पेज नंबर 12 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वाला जो पेज है, इसके नेक्स्ट वाला जो पेज है दैट इज 12 एंड 13, वो पंचकर्म ओरिएंटेड है, तो थोड़ा सा माइंड सेट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले आता है हमारा नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधि। तो इससे रिलेटेड मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी आपसे बातचीत की थी कि ये व्याधियां क्यों होती हैं, कि अगर इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो है व्याधियां हो सकती हैं, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो 4 व्याधियां आचार्य चरक ने बताई हैं। कौन कौन सी, उत्तुंडिका, है ना, तो नाम से पता लग रहा है तुंडी यानी कि प्रोजेक्टेड, है ना, कुछ प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से कोई प्रोजेक्शन जो है उसको बोलते हैं उत्तुंडी, तुंडी की शेप का, ठीक है। नेक्स्ट है पिंडलिका, तो पिंड स्वरूप का यानी कि सर्कुलर सा, ठीक है। तो पिंडलिका हो गया कि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे हो जाएगी, सर्कुलर सी हो जाएगी, पिंड जैसी हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे पिंडलिका। नेक्स्ट आती है हमारी विनामिका, जो मध्य में से कैसी हो, निम्न हो, ठीक है, बीच में से तो निम्न है, बाकी जो पेरिफेरी है वो उठी हुई है, तो विनामिका वो कहलाते हैं। नेक्स्ट है विजृंभिका। तो ये 4 प्रकार के आचार्य चरक ने बताए हैं नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधि। और नेक्स्ट आता है हमारा वाग्भट। तो आचार्य वाग्भट ने जो है केवल 2 बताए हैं, ठीक है। कौन सी कंडीशन में होंगे, कि जब जिस पोजिशन में जो कटिंग बता रखी है अम्बिलिकल कॉर्ड की, अगर आपने वो अच्छे से नहीं की है, ठीक है, या फिर सेप्सिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ये 4 व्याधियां हो सकती हैं। आचार्य चरक ने इसकी ट्रीटमेंट भी बताया है। तो उसके ट्रीटमेंट में वो बोलते हैं एक तो अविदाही चिकित्सा करनी है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो है पाक हुआ हो रखा होगा, तो इसलिए अविदाही चिकित्सा करनी है। और वात पित्त शामक चिकित्सा होनी चाहिए, ठीक है। और वात पित्त शामक ही द्रव्य को यूज करके आपको जो है अभ्यंग, उत्सादन, परिषेक, ठीक है, तो दोष और दूषण का विधान सोच करके अभ्यंग, उत्सादन, परिषेक, इनमें से आपको जो है प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लोद्र यष्टि, जितने भी रोपण वाले जितने भी रोपण वाले द्रव्य थे उनको हमने यूज किया था अभ्यंग के लिए, है ना। तो सेम यहाँ पर भी वही बताया हुआ है, थोड़ा सा माइंड में याद रख लेना। जब आप चरक चिकित्सा 8 पढ़ेंगे, जातीय सूत्र अध्याय, तो वहां पर इन्होंने जो है नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधियों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। फाइन, आगे चलते हैं दंत उद्भेद काल। सो दंत उद्भेद काल क्या है, कि टीथ का इरप्शन कब हो रहा है ना। और ये वाले आपको पता ही है कि 2 तरीके के टीथ आते हैं, है ना। तो जो मिल्क टीथ हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं दंत उद्भेद काल, ठीक है। आचार्य काश्यप ने इसमें जो मंथ बताया हुआ है वो क्या बताया हुआ है, 4 to 8 मंथ की पॉसिबिलिटी है कि 4th से लेकर 8th मंथ तक जो है टीथ का इरप्शन हो सकता है। लेकिन आचार्य वाग्भट ने तो 8 मंथ ही कंसिडर करा है। अब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा दंत उद्भेद। देखिए दंत उद्भेद जो है वो अलग अलग मंथ में जब अगर उत्पन्न होंगे, इरप्ट होंगे, तो अलग अलग क्वालिटीज या फिर डिमेरिट्स बताए हुए हैं, वेदनाएं बताई हुई हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे 4th मंथ की, क्योंकि आचार्य काश्यप ने तो रेंज बताई है 4th to 8th मंथ, राइट। तो अगर 4th मंथ में बेबी के टीथ इरप्ट हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो टीथ होंगे उनकी क्वालिटी क्या बताई हुई है, दुर्बल होंगे, ठीक है। तो ये फीचर है उसकी, दुर्बल होंगे। आशुक क्षयनीय, ठीक है, तुरंत से उनका क्षय हो जाएगा। आमय बहुल, अब क्योंकि अभी एज इतनी नहीं थी, है ना, ग्रोइंग फेज में है बेबी, तो इसीलिए जितने भी रोग होंगे वो ज्यादा होने के चांसेस हैं, ज्यादा प्रोन होगा बेबी, है ना, तो इसीलिए बोला गया है आमय बहुल। और आपने फैमिलीज में भी देखा होगा यूजुअली कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनका ये वाला फेज आता है दंत उद्भेद का, तो उस टाइम पे बच्चों को फीवर, लूज मोशन, है ना, ये सारी बहुत ही कॉमन जो है हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं 5th मंथ। तो 5th मंथ में जो फीचर्स बताए हैं वो क्या क्या है, स्यंदन, है ना, स्यंदन क्या है, मोबाइल, बार बार हिलते रहेंगे। और दूसरा प्रहर्षिना, उनमें हर्ष होगा, प्रहर्षिना 5th मंथ में, ठीक है। तो 5th मंथ वाले भी बेकार रहे, वो भी स्टेबल नहीं है। आगे चलते हैं 6th मंथ की तरफ। तो देखो जब भी आप चींटियों के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जितने भी आंट के रिस्पेक्ट में लक्षण आते हैं,
जैसे कि प्रमेय में आप देखेंगे कि मूत्र में चींटियां लग जाना, है ना, उनके लिए क्या वर्ड यूज करा गया है, षटपद, है ना, जिसके 6 पैर होते हैं, षटपद। तो 6th मंथ से ऐसे ही याद रख लो कि 6th मंथ में अगर बेबी के टीथ इरप्ट हुए हैं तो ऐसे में क्या होगा, वहां पर कृमि की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो कृमि से षटपद पिपीली का याद रख लो, 6th मंथ से याद रहेगा। ओके, और क्या बताया गया है, मलग्राहिणी, मतलब गंदे रहेंगे। ठीक है, मलग्राहिणी। नेक्स्ट चलते हैं 7th मंथ में। तो 7th मंथ में जो बताया गया है वो क्या है, द्विपुटा। ठीक है, स्फोटिना, उसमें स्फोट होगा। राजीमंत यानी कि रेखाएं होंगी, तो आपने कॉमनली देखा होगा वैसे, है ना, कुछ बेबीज के टीथ में जो है वर्टिकल रिजेस देखने को मिलते हैं। सो आगे चलते हैं 8th मंथ की तरफ। तो 8th मंथ जो है वो बेस्ट बताया गया है। ठीक है, सबसे अच्छा बताया गया है। क्या बोला गया है, सर्वगुण संपन्न बताया गया है आचार्यों के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, अगर मैं क्वेश्चन एपीजीटी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो 7th मंथ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग में, तो बेटर है कि आप सारे के सारे याद रख लो, लेकिन फोकस किस पे करना है, जो प्रीवियस ईयर है उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो द्विपुट पे क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे से याद कर लेना। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, वन मोर थिंग, जो दंत भेद है वो कितने हैं, 4 बताए हैं, सामुदक, विवृत, संवृत और दंत संपत्त, है ना। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, अच्छे से पढ़ लेना। आगे चलते हैं वमन विरेचन के व्यापक की तरफ। तो यहाँ से हमारा पंचकर्म ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर। वमन विरेचन की व्यापद आचार्य चरक ने जो है 10 बताए हैं, सुश्रुत ने 15 और वाग्भट ने तो 12 बताए हैं। ठीक है, यहीं पर याद रख लो कि निरूह वस्ती के व्यापद कितने होते हैं, 12। ठीक है, 12 होते हैं। ओके, आगे देखेंगे बस्ती नेत्र का प्रमाण। तो आपको पता होगा, आपने इंटर्नशिप में तो देखा ही होगा, जब पंचकर्म में आपकी पोस्टिंग लगती है तो वहां पे आपने बस्ती दिया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन किया होगा, राइट। तो जो बस्ती यंत्र है उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या है, पुटक, जैसे आप पकड़ते हो, जिससे आप पकड़ते हो, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा बस्ती नेत्र, जिसको आप इंसर्ट करते हो। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारा छिद्र, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये सभी में अलग अलग होगा। ठीक है, पुटक सेम हो सकता है, लेकिन छिद्र और जो आपकी नेत्र है वो सब में अलग अलग होती है। आजकल तो खैर आपने देखा ही होगा, ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स में क्या हुआ है, ज्यादातर कॉलेजेस में क्या हुआ है, रबर कैथेटर का यूज करते हैं, है ना, क्योंकि उससे जो इंजरी होने की चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो रबर कैथेटर के अलग अलग नंबर आते हैं। ठीक है, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग अलग है। आपने देखा होगा 18, 20 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कितना साइज किस पेशेंट के लिए यूज करना है। ठीक है, टू अवॉइड इंजरी। तो स्टार्ट करते हैं आचार्य चरक के मत से। सबसे पहले हम याद रखेंगे ये वाली चीज, एज। अगर एज याद कर लोगे तो ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये माइंड में पता होना चाहिए कि आचार्य चरक ने तो केवल 3 चीज बताई हैं। कितना, 6, 12, 20। ठीक है, ये 3 एज बताई हैं। नेत्र की लंबाई जो बताई है, जो नेत्र की लंबाई है वो कितनी बताई है, 6, 8, 12 रिस्पेक्टिवली, 6, 12, 20 ईयर्स के पेशेंट्स में। ठीक है, आगे देखो छिद्र का आकार। ठीक है, तो जो अग्रभाग है छिद्र का वो कितना होना चाहिए, तो 6 वर्ष का अगर बच्चा है तो उसमें नॉर्मल सी बात है सबसे छोटा ही रहेगा, है ना। तो जो मुदक प्रमाण है, मूंग की दाल सबको पता है ना, तो मुदक दाल का जो साइज होता है वो हम लेंगे 6 ईयर्स के पेशेंट्स में। नेक्स्ट 12 ईयर्स के में हम कितना ले रहे हैं, मटर के प्रमाण जितना, सबने देखी है मटर, है ना। नेक्स्ट आता है करकंदू। करकंदू क्या है, बेर की एक वैरायटी होती है, तो बेर का साइज जो है मटर से और बड़ा हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे साइज जो है बढ़ता जा रहा है एज द एज इज इंक्रीजिंग, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि चरक ने 3 एजेस के बारे में बात की है, नेत्र लंबाई और छिद्र का बारे में डिस्कशन करते हुए। तो 6, 12, 20। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आचार्य चरक ने बस्ती का जो मात्रा बताई है वो भी बड़े इंटरेस्टिंग बताई है ना। यहाँ पर पूरा उन्होंने जो है मैथमेटिक्स का यूज किया है, देख लेते हैं एक बार। वैसे ये नेक्स्ट पेज पर आएगा, बट क्योंकि यहाँ पर जब आप नीचे सुश्रुत का देखेंगे डिस्कशन, तो यहाँ पर उन्होंने मात्रा के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आचार्य चरक का क्योंकि साथ साथ कंप्लीट हो जाए इसीलिए मैं आपको यहीं पर ही कवर करा देती हूँ। ठीक है, तो आचार्य चरक क्या बताते हैं कि 1 ईयर की एज तक आधा प्रसृत बस्ती देना है। ठीक है, 1 ईयर तक। ओके, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, प्रसृत में भी और पल में भी। तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रसृत जो है वो 2 पल के इक्वल होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो नोट डाउन कर लीजिए, 1 प्रसृत इज इक्वल्स टू 2 पल। मैंने पहले भी कहा है, हमें हर क्वेश्चन के हर टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है ना। कभी भी कोई बीच में लैक्यूना छोड़ना ही नहीं है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ओके, तो अभी हमें पता है कि 1 प्रसृत 2 पल के बराबर है, तो चाहे से इन टर्म्स ऑफ प्रसृत पूछे, चाहे से इन टर्म्स ऑफ पल पूछे।
वी आर रेडी, राइट। तो 1 ईयर्स तक अगर पेशेंट है तो उनके में जो है हमें हाफ प्रसुर देना है, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 साल से लेकर 12 साल तक, 1 to 12 ईयर्स, ऐसे में हमें क्या करना है, हर साल जो है हाफ प्रसुर बढ़ाते जाना है, इंक्रीज बाय हाफ प्रसुर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो 12 वर्ष का जो आयु वाला रोगी होगा उसके में 12 पल मात्रा आ जाएगी, है ना, 6 प्रसुर या फिर 12 पल, है ना। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम हर साल जो है एक एक प्रसुर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स, इसमें हम बढ़ाएंगे इंक्रीज बाय 1 प्रसुर, ठीक है। तो 18 एज पर कितनी मात्रा हो जाएगी, 12 प्रसुर, 12 प्रसुर या फिर 24 पल, है ना। और ये वाली जो मात्रा है 12 प्रसुर वो उत्तम मात्रा मानी गई है, ठीक है। इसके आगे दैट इज द मैक्सिमम डोज ऑफ निरुबस्ती मात्रा, फाइन। तो इसके आगे हमें बढ़ना नहीं है, इसको हम यहीं पर ही फिक्स कर देंगे। अब 18 से लेकर 70 तक जितने भी एज के पेशेंट आएंगे उन सभी में जो है ये 12 प्रसुर फिक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम डोज है ना। और आपको पता है 70 ईयर्स के बाद में वृद्धि बताई है ना। जब हम वय विभाजन पढ़ते हैं तो हमने देखा कि 70 के बाद में तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है ना, धातुओं का क्षय हो रहा है। और निरुबस्ती भी कहीं ना कहीं जो है अपतर्पण करती है, निरुबस्ती शोधनी बताई गई है ना। तो इसीलिए 70 ईयर्स के बाद में जो निरुबस्ती की मात्रा है वो कम कर दी है। कितनी कर दी है, 16 वर्ष के समान वाले पेशेंट की, तो वो कितनी आएगी, 20 पल या फिर 10 प्रसुर। तो ये ध्यान रखना, ये किसकी है, 16 वर्ष के पेशेंट की। इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी 16 वर्ष वाले पे कि 16 वर्ष में जो देय निरुबस्ती की मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी आपसे पूछें अगर कि 17 ईयर्स में कितनी मात्रा होगी, तो आंसर क्या होगा, 22 पल होगी, है ना। या 14 में कितनी होगी, तो आपने देखा 12 से 18 हम जो है एक एक प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, तो 14 में हो जाएगी 16 पल, है ना। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अच्छा, कुछ मार्कर लगा लीजिए, जैसे कि कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 1 साल, है ना, फिर हमने देखा 12 से 18, ठीक है। तो कुछ मार्कर्स लगा लीजिए, जैसे पहले हमने देखा 1 ईयर, है ना, 1 ईयर पे हाफ प्रसर थी, फिक्स है, 1 ईयर तक हाफ प्रसर थे, फिक्स रहेगी। 1 साल से 12 साल पर हाफ प्रसर हम बढ़ा रहे हैं, फिर 12 से 18 पे बढ़ा रहे हैं, 18 से 70 पर फिक्स रहेगी, ठीक है। और फिर मोर देन 70 ईयर पर तो 16 ईयर्स का जो रोगी होगा उसके समान हो जाएगी, दैट इज 10%। तो ये कुछ मार्कर बना लीजिए, 1, 12, 18 देन 70, ठीक है। इससे इजी रहता है याद करने में, जब आप डिफॉल्ट सेट कर लेते हैं ना तो इजी हो जाता है, ठीक है। सो ये था आचार्य चरक की मैथमेटिक्स। आई होप सो समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दोस क्वेरीज आल्सो एज सून एज पॉसिबल, फाइन। आपको हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ आरती का म्यूजिक आ रहा होगा या सॉन्ग्स का आ रहा होगा। एक्चुअली आज दशहरा है तो सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, सब लोगों ने वो लाउड स्पीकर्स वगैरह लगाए हुए हैं। एंड हैप्पी विजयदशमी स्टूडेंट्स। एक्चुअली क्या है ना, देखो फेस्टिवल हर साल आएगा, है ना, लेकिन एक बार आपको सीट मिल गया तो बस फिर बल्ले बल्ले है। इसीलिए सारे फेस्टिवल्स भूल के, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपने को कमरे में बंद कर लीजिए, ऐसा नहीं है, बट फोकस करना है कि एक भी दिन आपको जो है खाली नहीं छोड़ना है, डेली कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और ये हमने गोविंद पारिक की सीरीज स्टार्ट की हुई है। सो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि डेली डेली एक एक पेज खत्म करते जाओ मेरे साथ साथ, है ना, तो एक आपका रूटीन बन जाएगा। तो जब रूटीन बन जाता है तो ईजी हो जाता है। ऐसा नहीं कि जब मर्जी आया और उठा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। डेली पढ़ना है तो पढ़ना ही है ना। चलिए, बहुत हो गया लेक्चर, अब हम पढ़ते हैं आचार्य सुश्रुत का। तो चरक का तो सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आचार्य सुश्रुत का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। किस सेंस में कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि आचार्य चरक ने बहुत ही इजी मैनर में बता दिया कि भाई 1 साल तक ये रखो, 12 तक ये रखो, 12 से 18 इतना करना है, सब चीज उन्होंने बता दी है, बहुत इजीली बता दी है, राइट। लेकिन सुश्रुत आचार्य ने और वाग्भट आचार्य ने, दोनों ने ही क्या करा, एजेस को फिक्स कर दिया है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट विल ट्राई टू लर्न। देखो, सबसे पहले आप तीनों आचार्यों के देखो एक बार। आचार्य चरक ने जो बताया है 6, 12, 20, है ना, ये 3 एज बताई हैं। क्या है, 6, 12, 20। तो आचार्य सुश्रुत के में एज कौन सी मिलती है हमें, 8, 16, 25, है ना, 8, 16, 25, ठीक है। अब चलो आचार्य वाग्भट की तरफ। तो उन्होंने भी चरक वाली ही एज रखी है, 6, 12 और 20, है ना, सेम रखी, 6, 12, 20, 6, 12, 20, ठीक है।
पहले तो ये याद रख लो कि आचार्य चरक और वाग्भट इनकी जो 3 एज है वो कॉमन आ रही है हमारे पास में, है ना। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनकी जो नेत्र की लंबाई है वो भी कॉमन आ रही है, 6, 8, 12, 6, 8, 12, है ना, कॉमन आ रही है। ऐसी है जैसे सुश्रुत में भी देखो 6, 8, 12 कॉमन आ रही है। बीच में एक्स्ट्रा कौन से जो 10 है ना, ये कल्प्रेट है, ये बीच में आ गया 10, ठीक है। तो इसको याद रख लो कि जो 10 अंगुल है उसमें जो आचार्य सुश्रुत ने जो वर्णन किया है उसमें कल्प्रेट है, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा कोशिश करना है याद करने की। तो चलो ट्राई करते हैं। आचार्य सुश्रुत आयु आई हमारे पास में 1, 8, 16, 25, 70, ठीक है, इस तरीके से आई है। तो 1 वर्ष तक जो बेबीज हैं, जो बच्चे हैं, उनमें हम 6 अंगुल यूज करने वाले हैं। 8 वर्ष में 8 अंगुल, 16 वर्ष में 10 अंगुल, 25 में 12 अंगुल और मोर देन 70 में 12 अंगुल, ठीक है, वहां पर हम फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट, अगर इनके थिकनेस की बात की जाए तो कितना लेना है, कनिष्ठिका। तो देखो आचार्य सुश्रुत ने बहुत सारे कैडेवर सॉल्व किए होंगे, है ना, बहुत सारी एनाटॉमी पढ़ी होगी उन्होंने, तो उनको तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन की जो एनाटॉमिकल फीचर्स है ना कहीं ना कहीं ले ही आते हैं। यहाँ पर भी जो थिकनेस है ना वो क्या लेकर आए हैं, सबसे पहले उन्होंने ह्यूमन हैंड से रिलेटेड बातें करी, जैसे कि कनिष्ठिका। कनिष्ठिका क्या होती है, हमारी लिटिल फिंगर। अब अपने हाथ को देखिए, सबसे छोटी जो फिंगर होती है वो कौन सी होती है, कनिष्ठिका ही होती है। इसीलिए सबसे कम आयु में कौन सी होगी, कनिष्ठिका जितनी थिकनेस होगी। लिटिल फिंगर के बाद में हमारी कौन सी थिक होती है, इंडेक्स फिंगर होती है ना। तो उसके बाद में जाएगी हमारी अनामिका, अनामिका को बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। ओके, आगे चलो, इंडेक्स के बाद में कौन सी हमारी थिक होती है, वो होती है हमारी मध्यमा, तो हो जाएगी मिडिल फिंगर, ठीक है। और उसके बाद मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, इसीलिए उन्होंने वो वाला स्किप कर दिया और ला दिया क्या, अंगुष्ठ उदर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अंगुष्ठ के 2 भाग होते हैं। देखो अच्छे से अपने थंब को देखो, तो इसके 2 भाग होते हैं, है ना। एक तो होता है जो ऊपर वाला है, उसको बोलते हैं अंगुष्ठ का अग्रभाग, ठीक है। और ये जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं अंगुष्ठ का उदर, उसकी टमी, ठीक है। तो वो आचार्य सुश्रुत क्या बता रहे हैं कि 25 वर्ष और 70 वर्ष इन दोनों ही आयु में जो नेत्र की जो थिकनेस लेंगे वो कितनी होगी, अंगुष्ठ उदर के समान, ठीक है। उतना समकाशम लेना है हमें। आगे चलते हैं छिद्र प्रमाण की तरफ। तो नेत्र छिद्र कितना होना चाहिए, सबसे पहले हमारी आएगी मूंग की दाल, है ना। अब क्योंकि इन्होंने बहुत सारी एजेस बताई हैं इसलिए धीरे धीरे साइज को बढ़ाएंगे, जबकि आचार्य चरक ने केवल 3 एज बताई हैं, इसीलिए इन्होंने जो साइज लिया है ना वो जंप करा है। मूंग दाल, फिर देखो मटर दाल इतनी मोटी आ गई और उसके बाद में बेर आ गया सीधा, है ना। लेकिन क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने काफी सारे एज के वेरिएशन बताए हैं, इसीलिए जो छिद्र प्रमाण है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। ये पहला आता है हमारी मूंग दाल, फिर आती है उड़द दाल, उसके बाद मटर, ठीक है, और उसके बाद कोल अस्थि, ध्यान रखना कोल अस्थि, ठीक है, बेर की अस्थि के तुल्य, बेर नहीं बताया। ओके, आगे चलते हैं मात्रा की तरफ। तो मात्रा क्या बताई है, रिस्पेक्टिवली 2, 4, 8, 12, 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी उन्होंने वही फॉलो करा है कि मोर देन 70 ईयर्स के जो पेशेंट्स हैं उनमें 8% कम कर दी है, क्योंकि धातुओं का क्षय हो रहा है ना। ओके, अच्छा एक आप यहीं पर ही क्लियर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। 16 वर्ष की आयु में जब हमने देखा आचार्य चरक ने कितना बताया था स्टूडेंट्स, 10% बताया था ना 16 वर्ष में, लेकिन आचार्य सुश्रुत कितना बता रहे हैं, 8%, है ना। तो इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं व्रण नेत्र। तो व्रण नेत्र हेतु जो लेंथ बताई है वो कितनी है, 8 अंगुल, कॉमन बता दी है, इसमें एज वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं करा है। और जो छिद्र है वो भी मुदक तुल्य बताया है, सबसे छोटा वाला बताया है, ठीक है। आगे देखते हैं आचार्य वाग्भट का। तो आचार्य वाग्भट का इतना जरूरी नहीं है, अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो आचार्य चरक और सुश्रुत इन 2 से ही आए हैं। तो सबसे पहले कोशिश करनी है, पहले चरक संहिता में जो वर्णित है वो पढ़ना है, फिर सुश्रुत वाला पढ़ना है और एंड में आ जाकर जो है वाग्भट का पढ़ना, ठीक है, इसे सीक्वेंस में पढ़िएगा। तो आचार्य वाग्भट का देख लेते हैं। तो कॉमन ही रखा है इन्होंने 6, 8, 12 और 6, 8, 12। एज क्या है, 6, 12, 20, तो यहाँ पर भी 6, 12, 20, ये तो इजी हो गया, है ना। अब देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो अगर 1 वर्ष से कम का अगर पेशेंट आपके पास आए हैं, है ना, तो ऐसे में जो है 5 अंगुल प्रमाण बस्ती नेत्र रखना है, ठीक है, कितना, 5 अंगुल प्रमाण। नेक्स्ट 1 to 6 में सेम एज चरक 6 अंगुल। 7 वर्ष यहाँ पर बीच में इन्होंने डाल दिया आचार्य वाग्भट ने, तो 7 वर्ष में 7 अंगुल रखना है। 12 में हमने पढ़ लिया चरक वाला 8। 16 में आपकी बुक्स में बच्चों गलत दिया हुआ है, तो 16 वर्ष की आयु में 10 को हटाकर 9 कर लो, ठीक है, ये चेंज है, इसको करेक्ट कर लो, ठीक है, एरर है इसमें। तो 16 वर्ष की आयु में जो है आचार्य वाग्भट द्वारा वर्णित कितना बस्ती नेत्र की लंबाई है, 9 अंगुल है। ओके, और 20 वर्ष में तो 12 रखिए, सेम एज चरक।
तो सबसे पहले इसलिए मैं बोलती हूँ हर बार जो भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है बस्ती नेत्र वाला जो पार्ट है वो कैसे पढ़ें, कैसे याद रखें, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? चरक वाले को देनी है। एक बार आप याद रख लो 6 12 20 6 8 12, बस बाकी सारे खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे ऊपर नीचे करके, है ना। थोड़ा विजुअल मेमोरी में फीड करने का ट्राई करना है। ओके, आगे चलते हैं नाम दोष। तो नाम दोष में बस्ती नेत्र दोषों की पहले बात करते हैं। तो बस्ती नेत्र दोष जो है आचार्य चरक ने 8 बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने जो है 11 बताए हैं, 3 एक्स्ट्रा बताए हैं, ठीक है। तो बस्ती नेत्र में कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, है ना। तो नेत्र हो सकता है आपने छोटा लिया हो, जैसे मैंने बताया कि पुरुष के लिए वो थोड़ा सा लेंथ बढ़ी हुई होगी, है ना, एज कम्पेयर टू फीमेल। तो इसीलिए अगर आपने छोटा ले लिया, ह्रस्व ले लिया, अगर तो आपने दीर्घ ले लिया, ज्यादा लंबा ले लिया, तनु ले लिया, पतला ले लिया, फिर स्थूल ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन टोटल जो है 8 जो है बस्ती नेत्र दोष चरक ने बताए, सुश्रुत ने 11 बताए हैं। अब चलते हैं पुटक दोष, कि जो आपने पीछे जो बस्ती को पकड़ने का या बस्ती देने के लिए जो हम यूज करते हैं ना, प्रेशर जिस पे अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं पुटक, है ना। तो पुटक में कौन कौन से दोष या फिर फीचर्स, तो बस्ती पुटक में कौन कौन से जो है एरर्स हो सकते हैं पॉसिबल, वो देख लेते हैं। जैसे कि विषम है, मान लीजिए वो, है ना, इरेगुलर है, कहीं से मोटी है कहीं से पतली है, विषम है। दूसरी मांसल है अगर, तीसरी छिन्न है, छिन्न हो रखी है। नेक्स्ट अगर स्थूल है, ज्यादा अगर मोटी है, ठीक है, जालिक, जालिक है, वातलहा अगर उसमें वायु भरी हुई है, स्निग्ध है, क्लिन्न है, ऐसे करके जो है 8 दोष बस्ती पुटक के भी बताए हुए हैं। आचार्य सुश्रुत ने 5 बताए हैं बस्ती पुटक के केवल, ठीक है। नेक्स्ट आता है बस्ती दाता दोष, कि जो डॉक्टर हैं अगर वो गड़बड़ कर रहे हैं, है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे रिलेटेड जो कितने दोष बताए हैं? 10 बताए हैं, ठीक है। जैसे कि सहवात, आपने देखा होगा बहुत सारी जब हम नए नए आते हैं, मान लीजिए अगर आप फाइनल ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं और आप बस्ती एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो कई बार क्या करते हैं स्कॉलर्स की सहवात दे देते हैं, है ना। तो ऐसे में पेशेंट जो है एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेन वगैरह बताता है, इसीलिए ध्यान रखना है हमेशा वायु को पहले बाहर निकाल देना है, ठीक है। पहले रबर कैथेटर जो आप आजकल यूज करते हैं, तो पहले रबर कैथेटर के थ्रू भी वायु को बाहर निकाल देना है, उसके बाद जो है एडमिनिस्टर करनी है बस्ती, ठीक है। अगर तिर्यक दे रहे हैं, कंप, ठीक है, कुछ लोग हेजिटेट करते हैं स्टार्टिंग में तो कंप के साथ दे रहे हैं, है ना, मंद गति यूज कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे बस्ती दाता दोष आते हैं। तो आचार्य चरक ने जो संख्या बताई वो 10 बताई है, जबकि सुश्रुत ने जो है 6 बताई है। आगे चलते हैं बस्ती दोष। तो बस्ती दोष जो है वो 12 बताए हैं चरक ने, और सुश्रुत ने 6 और 76, जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जल्दी से। सुश्रुत अनुसार कुल बस्ती दोष कितने हैं? 76 की हमने बात कर ही ली है, 6 या 76 दोनों आप लगा सकते हो। अगर इन टोटल पूछेंगे तो 76। ओके, आगे चलते हैं। वैद्य व आतुर निमित्तज उपद्रव कितने होते हैं? 44 होते हैं। आतुर निमित्तज कितने होते हैं जो केवल पेशेंट की वजह से होते हैं? वो है 15। जैसे कई बार होता है हम पेशेंट को बोलेंगे कि अनुवासन बस्ती के लिए हम बोलते हैं कि तुरंत से खाना खाकर इमीडिएटली आपको आना है ना, लेकिन पेशेंट क्या सोचते हैं मन में कि अरे अनेमा वगैरह करा के आराम से नहा धो के बाद में खाना खाएं, है ना। तो वो चीजें तो हमारे हाथ में नहीं है, आप उनको बस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। काफी सारे पेशेंट्स हैं तो हर किसी के बेड पे जाकर आप पहले उनको देखेंगे कि हाँ खाना खाया क्या, है ना। ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, खासकर ऐसे कॉलेजेस में जहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा होते हैं, है ना। तो आतुर निमित्तज उपद्रव 15 बताए हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे वैद्य निमित्तज उपद्रव, जो डॉक्टर की गलती की वजह से जो हो सकते हैं, वो है 9, ठीक है, 9 बताए हैं। स्नेह वापस ना आने के कारण होने वाले उपद्रव 8 है, ठीक है। तो ये कुछ एरर दिए हुए हैं गोविंद पारिक में, तो आप ठीक कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर 8 दिया हुआ है और यहाँ पर 9 दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिए। वैद्य निमित्तज 9 है, स्नेह वापस ना आने के कारण जो होने वाले उपद्रव है वो 8 है, तो अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 76 हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेज नंबर 12। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस पेज 13। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है, यू कैन अप्रिशिएट आयोर एस्पिरेंट्स, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको नीड है इन लेक्चर्स की, आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। आई होप सो ये आने वाले ईयर में जो आपका एंट्रेंस होने वाला है, इस ईयर में आप सभी का सिलेक्शन हो जाए।